क्या जॉनसन बेबी पाउडर से कैंसर होता है? क्या ये सच है? तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोली चौहान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रोली चौहान ग्लोबल। दोस्तों, अगर आप अपने बच्चों के लिए ना अवेयर होना चाहते हैं तो जुड़े रहिए इस वीडियो से और देखिए आपको बहुत ही बेहतरीन जानकारी मिलने वाली है। तो आइए देखते हैं आखिर आज की इस न्यूज़ में क्या क्या है। क्या एक बेबी पाउडर जिसे करोड़ों करोड़ों पेरेंट्स दशकों से अपने बच्चों पे यूज़ करते आए हैं, कैंसर एक ऐसी गंभीर बहुत ही सीरियस बीमारी से जुड़ा हो सकता है? अगर इसका जवाब हाँ है तो फिर आज भी ये मार्केट में आखिर के बिक क्यों रहा है, और अगर इसका जवाब नहीं है तो फिर जॉनसन एंड जॉनसन लगभग $5.5 बिलियन का एग्रीमेंट करने के लिए तैयार क्यों हो गया है भाई? आखिर इसका सच क्या हो सकता है? आज इस वीडियो में हम भावनाओं से नहीं बल्कि विज्ञान, कानून और जो एविडेंस हमें मिलेंगे उसके बेस पर इस पूरे मैटर को समझेंगे, ठीक है। अब देखिए, ये जो विवाद हुआ है इसकी स्टार्टिंग होती कहाँ से है? तो जॉनसन एंड जॉनसन का जो बेबी पाउडर है दुनिया के सबसे ज़्यादा फेमस बेबी प्रोडक्ट में से एक रहा है। बहुत ही इसके बेहतरीन ऐड आया करते थे और जितनी भी पेरेंट्स, ये खास करके ये जो मदर होती थी क्या अभी भी अपने बच्चों के लिए ये जॉनसन एंड जॉनसन के सारे प्रोडक्ट बड़े ही शौक से यूज़ किया करती थी, ठीक है ना। तो कई दशकों से जो इसका मुख्य घटक था वो क्या था? टैल्क। तो ये टैल्क से बनता था, ठीक है ना। अब इसकी प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब अमेरिका में हज़ारों जो लेडीज़ थी तो उन्होंने ये दावा किया कि लंबे समय तक जेनिटल एरिया में टैल्क बेस्ड पाउडर यूज़ करने से उन्हें ओवेरियन कैंसर हो गया है। और इन औरतों ने यह आरोप लगाया कि कंपनी को जो संभावित जोखिम की जानकारी तो थी, लेकिन उसके लिए उन्होंने पर्याप्त चेतावनी बिल्कुल भी जारी नहीं की। तो जॉनसन एंड जॉनसन ने इन आरोपों से लगातार बिल्कुल इनकार करते आई, ये कभी भी माना नहीं। और कंपनी का ये कहना है कि उनके जो टॉल्क बेस्ड प्रोडक्ट हैं वो बहुत ज़्यादा सेफ थे और उनमें एवेस्टर्स नहीं था। अब देखिए भाई, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये आएगा कि ये टैल्क और जो एवेस्टर है इसमें डिफरेंस क्या है? आखिर एवेस्टर्स की क्या प्रॉब्लम है और ये क्या है, ठीक है ना। तो इसके बारे में अब हम जानते हैं। अब सबसे जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ये है कि क्या टैल्क और एवेस्टर एक ही चीज़ है? तो ऐसा नहीं है, ये एक चीज़ नहीं है। देखिए, टैल्क जो है वो एक नेचुरल मिनरल है और जो एवेस्टर है वो भी नेचुरल मिनरल ही है, दोनों हैं, ठीक है। लेकिन दोनों हैं अलग अलग। और प्रॉब्लम तब पैदा होती है जब टैल्क की जो माइन होती है, टैल्क की जो माइन के आसपास अगर कहीं वहाँ पर एवेस्टर भी मौजूद है, अगर माइनिंग और प्यूरिफिकेशन सही तरीके से नहीं हुआ है, ठीक है ना, तो होगा क्या उसमें? तो उसमें ये होगा कि कॉन्टिमिनेशन की आशंका जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है और यही विवाद का सबसे बड़ी वजह रही। और वैज्ञानिक जो स्टडीज़ हैं वो क्या कहते हैं? अब बात करते हैं साइंस की। अमेरिका की FDA ने कई बार मार्केट से सैंपल लेकर के उनको चेक भी किया और कुछ जो परीक्षण थे उनमें एवेस्टर कॉन्टिमिनेशन मिला ही नहीं, और जबकि कुछ मामलों में ट्रेस कॉन्टिमिनेशन को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन उठे और जो प्रोडक्ट था वो वापस भी मंगवाए गए। लेकिन जो दूसरी तरफ WHO जो है उसका IARC ने जेनिटल एरिया में जो टैल्क के यूज़ को ग्रुप 2A श्रेणी में रखा। लेकिन इसका अर्थ अक्सर गलत समझ लिया जाता है। कि क्या गलत समझ लिया जाता है? वो ये कि ग्रुप 2A का मतलब ये नहीं है कि ये निश्चित रूप से कैंसर करता ही है। भाई WHO ने रख दिया, ठीक है ना, लेकिन WHO ने रख दिया, लेकिन इसका अर्थ ये है कि उपलब्ध जो एविडेंस हैं वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट हैं, कम हैं, और उसको संभावित जोखिम की जो है तो संभावना हो सकती है। ये नहीं है कि इससे ये प्रॉब्लम हो ही जाएगी, कैंसर हो ही जाएगा, हो भी सकता है, कॉज तो है। अब देखिए ये मैटर एसोसिएशन वर्सेस कॉजेशन,
ये पूरा जो विवाद था वो यहीं से सबसे ज़्यादा उलझा, ये जो WHO ने जो जारी किया, ठीक है। एसोसिएशन का मतलब दो चीज़ें एक साथ दिखाई देती हैं, लेकिन इसका मीनिंग ये बिल्कुल भी नहीं है कि एक ने दूसरी को पैदा कर दिया। और कॉजेशन का मतलब है कि एक चीज़ सीधे दूसरी का कारण बनी, जैसे कि चाइल्ड में तो वो चीज़ नहीं है, लेकिन एवेस्टर्स अगर वहाँ पे है तो वजह बन सकती है कैंसर होने के। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी शहर में आइसक्रीम की बिक्री और डूबने की घटनाएं दोनों गर्मियों में बढ़ जाएं, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि आइसक्रीम खाने से लोग डूबते हैं। दोनों का कारण गर्मी तो हो सकता है। और इसी तरह वैज्ञानिक ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि टैल्क केवल जुड़ा हुआ है या वास्तव में ये इसका कारण नहीं है। अब देखिए 76,000 दावे और $5.5 बिलियन सेटलमेंट। अब सबसे बड़ा जो है वो सवाल ये है कि अगर कंपनी खुद को सही मान रही है तो फिर ये सेटलमेंट क्यों कर रही है भाई? इतनी बड़ी अमाउंट $5.5 बिलियन दे ही क्यों रही है, ये बताइए। और ऐसा नहीं है कि ये इसके ऊपर कोई जुर्माना रख दिया गया है कि आपको जो है $5.5 बिलियन देना है, ऐसा नहीं है। ये कोई इनको ऑर्डर नहीं दिया गया है, ये ऐसा है। या फिर ऐसा होता है कि कोर्ट के बाहर मैटर को शॉर्ट आउट कर लेते हैं तो अमाउंट ज़्यादा भी जा सकता है। ये भी सुनने में आ रहा है कि ये $7 बिलियन के आसपास भी हो सकता है। तो कंपनी वही बात है कि खुद को बचाने की कोशिश कर रही है और इतना भारी भरकम अमाउंट दे करके सारे मामलों को सेटलमेंट करके शॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रही है। जॉनसन एंड जॉनसन ने लगभग 76,000 दावों को ख़त्म करने के लिए लगभग $5.5 बिलियन का प्रपोजल रखा है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो अपने दोस्त को स्वीकार कर रही है कि हाँ हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें ये प्रॉब्लम है, इसको यूज़ करने से लोगों को कैंसर हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं मान रही है। अमेरिका में बड़ी कंपनियां कई बार बरसों तक चलने वाले जो मुकदमे होते हैं उनकी लागत, उनकी अनिश्चितता और उनकी जो प्रतिष्ठा पर असर से बचने के लिए सेटलमेंट करते हैं। और कंपनी ने भी यही कहा है कि कानूनी विवाद को ख़त्म करने का प्रयास है और इसीलिए हम सेटलमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी गलती को स्वीकार नहीं कर रहे हैं क्योंकि गलती तो हमें है ही नहीं। अब देखिए 95% क्लाइमेट्स की सहमति क्यों? इतना बड़ा सेटलमेंट लागू तो तभी हो सकता है जब लगभग 95% क्लाइमेट्स इसकी शर्तों को स्वीकार करेंगे। ऐसा तो इसलिए है कि ताकि जो अधिकांश मामलों का एक साथ समाधान हो सके। यदि पर्याप्त लोग इसमें एग्री ही नहीं करेंगे तो जो कानूनी लड़ाई चल रही है कोर्ट के अंदर वो बिल्कुल जारी रहेगी। अब देखिए इस मैटर में कि टैक्सेस टू स्टेप क्या है। जॉनसन एंड जॉनसन ने एक विवादित रणनीति अपनाई जिसे मीडिया में टैक्सेस टू स्टेप कहा गया। अब देखिए इसमें हुआ क्या, इसमें कंपनी ने लायबिलिटीज़ को एक अलग से यूनिट में स्थानांतरित करके बैंक करप्सी प्रोटेक्शन लेने की कोशिश की है। जो क्रिटिक्स हैं वो ये कह रहे हैं कि यह मुआवजे से बचने का तरीका है, जबकि कंपनी का कहना था कि ये सभी दावों का व्यवस्थित समाधान निकालने का जो था वो प्रयास था। और बाद में अदालतों ने इस रणनीति को लेकर के कई सारे सवाल उठाए। अब देखिए इतना सब होने के बाद में जो बेबी पाउडर है उसमें चेंज क्या आया है। एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो चेंज आया है। जॉनसन एंड जॉनसन ने कई देशों में टैल्क बेस्ड बेबी पाउडर की बिक्री ही बंद कर दी है, क्योंकि जो लोग वहाँ पर देखेंगे कि उसमें टैल्क बेस्ड है तो डरेंगे, तो लेगा कौन। अब कई बाज़ारों में कॉर्न स्टार्च बेस्ड बेबी पाउडर जो हैं तो अवेलेबल हैं। और ये जो जॉनसन एंड जॉनसन है इन्होंने भी अपने टैल्क को चेंज करके कॉर्न स्टार्च बेस्ड पाउडर मार्केट में लेकर के आ गए हैं। और कॉर्न स्टार्च जो होता है वो मक्के से बनाया जाता है, प्लांट बेस्ड है, ना कि माइनिंग। और इसमें टैल्क नहीं होता है, इसलिए जो पुराने और जो नए वाले प्रोडक्ट हैं उनमें सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो यही है कि वो टैल्क बेस्ड थे और ये वाले जो हैं कॉर्न स्टार्च बेस्ड हैं। अब देखिए जो हमारी इंडिया में जो उपभोक्ता हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी इंस्ट्रक्शन क्या है। अगर आप
इंडिया में कोई भी बेबी पाउडर ख़रीदते हैं, कोई सा भी ख़रीदे, ऐसा नहीं है कि जॉनसन एंड जॉनसन, मुझे तो लगता नहीं है कि अब ये जॉनसन एंड जॉनसन ख़रीदेगा कौन, डर गए हैं लोग। तो सबसे पहले उसका इंग्रेडिएंट लेवल पढ़ें और ये देखें कि वो टैल्क बेस्ड है या फिर कॉर्न स्टार्च बेस्ड है। केवल ब्रांड देख करके डिसीज़न ना लें। लेवल, मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स एंड रेगुलेटरी अप्रूवल्स भी हर हाल में उसको चेक कर लें। और वैसे भी जो हमारा इंडिया है ना, वहाँ पे चलता क्या है, जैसे कि क्रीम और पाउडर इस टाइप की जो चीज़ें हैं ना, वो ये बिल्कुल मानते हैं कि ये हाइजीन को मेंटेन करने वाली चीज़ें हैं। इस तरीके का एक वो माहौल क्रिएट कर दिया गया है। जब नहला धुला के लाएंगे ना बच्चे को या खुद आएंगे, तो सबसे पहले क्रीम पाउडर बहुत तेज़ी से पोतते हैं और इसको जो है डायरेक्ट नीट एंड क्लीनिंग से जोड़ते हैं। और इसके बाद अगर किसी व्यक्ति को किसी भी प्रोडक्ट से कोई एलर्जी होती है या फिर उसके स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो फिर करना क्या है कि डॉक्टर की एडवाइस हर हाल में ले लेनी है। अब सवाल ये है कि तो क्या जॉनसन बेबी पाउडर से कैंसर होता है? तो इसका वही देखिए, सीधा हाँ या नहीं वाला जवाब तो फ़िलहाल जो उपलब्ध वैज्ञानिकों के जो एविडेंस हैं उसके आधार पर देना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। अभी हज़ारों कानूनी दावे हुए हैं और कंपनी ने आरोपों से बिल्कुल इनकार कर दिया है और सेटलमेंट का अपना जो है तो प्रपोजल दिया है। कंपनी का तो कहना ये है कि उसके जो प्रोडक्ट हैं वो बिल्कुल ही सेफ़ थे और उनमें एवेस्टर्स नहीं था। टैल्क और एवेस्टर्स में अंतर, अब सबसे जो महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या टैल्क और एवेस्टर एक ही चीज़ है? तो ऐसा नहीं है। अब देखिए हुआ क्या है कि कुछ जो वैज्ञानिक संस्थाएं हैं उन्होंने संभावित जोखिम की बात कही है कि भाई डर तो है ही, जबकि इसका कारण और परिणाम का प्रश्न अब भी वैज्ञानिक और कानूनी बहस का विषय बना हुआ है लगातार। इसलिए किसी भी रिज़ल्ट पर पहुंचने से पहले उपलब्ध जो एविडेंस हैं या फिर जो विशेषज्ञों की राय है और आधिकारिक नियामक संस्थाओं की जानकारी को एक साथ देखकर समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये तथ्य आधारित विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में बताइए क्या बड़ी कंपनियों के ऐसे मामलों में और अधिक पारदर्शी होना चाहिए, वही अपनी कमेंट को राय में ज़रूर बताइए। और इसी के साथ मिलते हैं अब अगली वीडियो में। जय हिंद।